नमस्कार, मैं डॉक्टर रमनिवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। बायोलॉजी के महत्वपूर्ण सेशन में आज बारी है जेनेटिक्स की। आज जेनेटिक्स का पहला चरण, पहला पार्ट लेकर के, इंट्रोडक्टरी पार्ट लेकर के बच्चों आपके सामने। जेनेटिक्स की शुरुआत करें उसके पहले बेसिक जेनेटिक्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, ताकि आपको जेनेटिक्स की शुरुआत की जानकारी रहे, जिससे आगे आने वाले जो हमारे सेशन हो उसमें आप बेहतर जेनेटिक्स सीख सके, समझ सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सवालों को कर सके। हमारी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी हो, चाहे नीट का हो, पीएनएसटी का हो, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की कोई भी परीक्षा हो, सब में जेनेटिक्स जोड़ा गया है। जेनेटिक्स आपको पढ़ना है। यूपीएससी के एग्जाम में भी जेनेटिक्स के सवाल आएंगे। मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम में जेनेटिक्स पर सवाल लिखाए जाएंगे। और अब तो साइंस और टेक्नोलॉजी का बच्चों स्कोप इतना बढ़ चुका है कि कोई भी परीक्षा हो, साइंस और टेक्नोलॉजी को उसमें जोड़ा गया है और इसमें नंबर भी आपको सॉलिड मिलते हैं। इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी को गंभीरता से पढ़ते हुए आप इनके सवालों को करने की कोशिश कीजिएगा। जो बच्चे 11th और 12th की तैयारी कर रहे हैं वो एक बेहतरीन नोट्स भी बनाने की कोशिश करें। हमारे कई सेशन जेनेटिक्स पर आएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको समझाएंगे। आज पहला पार्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से जेनेटिक्स के एक एक लाइन, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको नोट कराएंगे। आप नोट्स भी बनाइएगा और फिर तब जेनेटिक्स पर सवाल लाएंगे। बच्चों, सेशन की शुरुआत करें उसके पहले चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। और यदि सही वक्त लगा तो हम आपसे लाइव लेकर के, लाइव सेशन लेकर के आपके साथ जल्दी ही जुड़ेंगे। आप फ्रंट पेज पर ही देख रहे होंगे एक वैज्ञानिक का चित्र, और ये वैज्ञानिक हैं जेनेटिक्स के पिता, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम है, जिन्होंने जेनेटिक्स में यह बताया कि कैसे माता पिता के लक्षण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन आगे करेंगे, थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे। सन क्या था, समय क्या था, क्या किया इनने, कैसे अपने प्रयोग को सफल बताया, कौन कौन से नियम दिए, ये सब कुछ आज के सेशन में डिस्कशन होगा। जीन क्या कहलाता है यह भी डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी रचना है जो माता पिता के लक्षणों को दूसरे पीढ़ी में ले जाती है, किसकी जिम्मेदारी है, यह सब कुछ आज के सेशन में होगा। तो चले सेशन की ओर, और पहला पॉइंट बताएं, इसके पहले एक दो चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे हमारे साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस स्लाइड को देखें, जिसमें हमने ग्रेगर मेंडल के बारे में हमने पूरी जानकारी लिखी है। आगे इसी जानकारी को हम हिंदी में भी लिखेंगे। हमने लिखा कि 1822 से लेकर के 1884 के बीच, ध्यान से देख लीजिए, 1822 से लेकर के 1884 के बीच में एक वैज्ञानिक ने लगातार प्रयोग करके कुछ निकाला। पता है आपको, ये एक शिक्षक थे, एक वैज्ञानिक थे और एक गार्डनर भी थे। इन्होंने अपना प्रयोग, ध्यान से पहला पॉइंट, इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया है। तीसरा पॉइंट, इन्होंने 8 साल तक, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने 8 साल तक लगातार
32,000 पौधों पर या 32,000 पौधों से ज्यादा पर अपने प्रयोग किए। ये सारे के सारे पॉइंट कॉम्पिटिटिव है, ध्यान रखिएगा। ये एक वैज्ञानिक थे, ये एक शिक्षक थे, ये एक साहित्यकार थे, ये एक गार्डनर थे, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया, जेनेटिक्स को समझाया और 8 साल के बीच में 32,000 से ज्यादा पौधों पर प्रैक्टिकल करके जेनेटिक्स के, जेनेटिकी के नियमों को उजागर किया दुनिया के सामने। जब ये प्रैक्टिकल किए तो जो परिणाम निकला, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रैक्टिकल किए जो परिणाम निकला, उन्होंने उस परिणाम के आधार पर कुछ आनुवंशिकता के नियम दिए, बेसिक लॉ ऑफ हेरेडिटी। आनुवंशिकता का क्या मतलब होता है कि जो मां बाप के लक्षण हैं वो बच्चे में कैसे ट्रांसफर हो जाए। मां बाप के चेहरा का रंग पिता बच्चे में कैसे चला जाए। बाप यदि टेढ़ा चल रहा है तो बच्चा भी उसका टेढ़ा चल रहा है। ये सारे लक्षणों का एक लेखा जोखा नियम के माध्यम से मेंडल्स ने बनाए। हेरेडिटी पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हमने इस बिंदु पर सिर्फ इतना लिखा है कि माता पिता के लक्षण अपने बच्चों में कैसे चले जाते हैं, इसका नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने सुझाया, दुनिया को बताया। प्रेजेंटेशन ऑफ द साइंस सोसाइटी इन 1866 वेंट अननोटिस्ड। और जब ये अपना नियम बता रहे थे कि इसका बाप जो है काला था इसलिए इसका बच्चा काला हुआ, इसका बाप गोरा था इसलिए इसका बच्चा गोरा हुआ, जब ये साइंस की सोसाइटी में बोल रहे थे तो इनको इग्नोर कर दिया गया, इनकी बात को महत्व नहीं दिया गया, इनका सुना नहीं गया। ये सन था 1866, 1866 में इनकी बात को गौर नहीं किया गया। और दुखद ये रहा कि 1884 में इस महान वैज्ञानिक की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, स्वर्ग सिधार गए। और जब इनकी मौत हो गई, ये नहीं रहे इस दुनिया में, तब इनके काम को फिर से रीडिस्कवर्ड किया गया। और रीडिस्कवर्ड होने का समय था 1884 में इस वैज्ञानिक की मौत हो जाती है। इस दुनिया को छोड़कर जब वो चले जाते हैं तो 1900 में इन्हीं के काम को फिर से खोजा गया, मतलब इनके काम को सराहा गया और देखा गया कि ये वैज्ञानिक जो बोल रहे थे कि माता पिता के लक्षण कैसे बच्चों में ट्रांसफर हो रहे, कोई न कोई बात में दम तो है। और जब रीडिस्कवरी हुई तो जितने तथ्य मेंडल साहब ने कहे थे सभी तथ्यों को प्रूफ करके दिखा दिया गया। इसीलिए ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या जेनेटिकी के पिता कहे जाते हैं। डिस्कवर ऑल दिस बिफोर वी इवन न्यू व्हाट जीन्स आर डीएनए वेयर। इसकी खोज चाहे डीएनए हो चाहे जीन हो, ये ग्रेगर जॉन मेंडल के समय ही हो जाना चाहिए था। 1822 से 1884 के बीच में ही मेंडल साहब ने चिल्ला चिल्ला करके कहा था। उस समय वैज्ञानिकों ने इस बात को नहीं माना। जब रीडिस्कवरी हुई 1900 के बाद, तब ये सिद्धांत माना गया और डीएनए की डिस्कवरी दिखाई गई। ऐसा होता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी जॉन मेंडल के बारे में 1822-1884 के बीच में हमने आपको दी है। आप जब नोट्स बनाइए तो इस वैज्ञानिक की महानता को, इसकी जानकारी को जरूर अपने नोट्स में शामिल कीजिए। किया जो भी जेनेटिक्स के बारे में है वो मेंडल साहब का किया हुआ है, बाकी तो रीडिस्कवर्ड हुआ है। उन्हीं के पदचिन्हों पर अन्य वैज्ञानिकों ने खोजा है। आइए दूसरा पन्ना देखें। जीन होता क्या है?
जब ये चिल्ला चिल्ला करके जीन का नाम ले रहे थे, डीएनए का नाम ले रहे, किसी वैज्ञानिक ने नहीं माना। बाद में 1900 के बाद डीएनए, जीन, इसकी थ्योरी सिद्ध की गई कि हां ये डीएनए है, ये जीन है। जो सिद्धांत दिए गए उसके अनुसार जीन क्या है, जरा ध्यान से एक बात इतना तो मानते हैं आप कि एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर ऐसी धागे के आकार के रचनाएं होते हैं और ये धागे के आकार की रचनाएं गुणसूत्र कहलाती हैं। याद आया? और ये गुणसूत्र कुछ ऐसे होते हैं, देखा है? ऐसे ऐसे गुणसूत्र फैले होते हैं, पैर में होते हैं। और यह गुणसूत्र को थोड़ा और विस्तार से हम यदि खींच लें, देखिए इस गुणसूत्र को, एक जोड़े को हमने और विस्तार से खींचा और जैसे जैसे खींचते गए तो ये टुकड़े इस तरह से दिखे। और यह क्रोमोसोम की संरचना हम विस्तार से आगे आपको बताएंगे कि हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, प्लेट जैसे बने होते हैं। और अंत में जब पहुंचोगे तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल आपको दिखने को मिलेगा, सीढ़ी जैसी रचना होती है। ऐसा आपने पढ़ा होगा, ऐसी। याद आया? ये डबल हेलिकल मॉडल ये डीएनए का होता है। यानी क्रोमोसोम काहे का बना होगा? डीएनए का बना होगा। अब यहां पर परिभाषा में आइए, ये जो बीच की सीढ़ी होती है ना, जिस पर टांग रखते हो, टांग रख करके और सीढ़ी में क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हो, ये पता है क्या होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, यानी बेस पेयर। इस पर भी विस्तार से लेक्चर करने की जरूरत है। आप पढ़ने की पहले कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, बहुत सरल है। ये न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं? ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन। हमने चित्र बनाया है, अभी परिचयात्मक चित्र बनाया है। नहीं समझ में आएगा, इसका हम अलग से वीडियो बना करके आपको समझाएंगे। हमने जीन की परिभाषा, ये पूरी जो रचना यहां से लेकर के और यहां तक देख रहे हो ना, ये सीढ़ी वाली, ये पूरी रचना, ये जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन जो होती है एक आधारभूत इकाई है एक सजीव जीव की। Gene hold the information to build and maintain the cell and passes genetic traits to offspring. जीन्स में वो गुण होता है जो लक्षणों को भर करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचा देती है, वही रचना जीन है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें कि जिस कमरे में बैठ करके हम आपको क्लास दे रहे हैं, उस कमरे की बेसिक यूनिट क्या है? आप बताओगे साहब उसकी ईंट है। यदि आपके जीवन की इकाई पूछ दें तो आपका रटा जवाब आता है साहब उसकी कोशिका है। इसी तरह से लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने की बेसिक यूनिट क्या है? उसका जवाब होगा जीन। ये है जीन की परिभाषा। ये जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन्स होल्ड द इंफॉर्मेशन टू बिल्ड एंड मेंटेन द सेल एंड प्रोसेस द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। इसको थोड़ा समझने की, अभी पहला लेक्चर है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा। जहां न समझ में आएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका नया वीडियो बनाएंगे या चलती हुई क्लास में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी आइडिया जेनेटिक्स के बारे में दे रहे हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, जेनेटिक्स हम आपको याद करवा देंगे। जब मेंडल साहब प्रयोग कर रहे थे तो मेंडल साहब प्रयोग करते करते, ये सारी बातें आज आएंगी। जब मेंडल साहब प्रयोग कर रहे थे तो ये कह रहे थे, दो शब्दों का इस्तेमाल किया था। ये कहानी की तरह सुनिए। अभी दो शब्दों का प्रयोग किया था, एक को कहा था प्रभावी, एक को कहा था अप्रभावी।
उन्होंने लक्षणों का वर्गीकरण करते हुए कहा एक लक्षण प्रभावी होता है, एक लक्षण अप्रभावी होता है। जरा एक बात को स्वीकारिए, मान लीजिए आपकी लंबाई 6 फुट है, आपके ठीक सामने, आपकी लंबाई 6 फुट है, आपके ठीक सामने एक 6 फुट का आदमी खड़ा हुआ है। ठीक सामने वाला आदमी आपकी लंबाई को देख रहा है या आपको देख रहा है, और आपके ठीक पीछे, ध्यान से सुनिएगा, आपके ठीक पीछे आपसे लगा हुआ एक आदमी 5 फीट का खड़ा है। आप हमें बताइए, क्या वो ठीक सामने जो आपके 6 फीट का आदमी खड़ा है, क्या वो उस 5 फीट के आदमी को देख पाएगा? आपका जवाब होगा नहीं। आदमी तो खड़ा है ना। आप इस बात समझिए कि जो जिस आदमी को देख रहा है 6 फीट वाला आदमी, वो प्रभावी है। जो उसके ठीक पीछे खड़ा है वो आदमी, चूंकि 6 फीट वाले आदमी को नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वो अप्रभावी है, लेकिन जिंदा है। ऐसा नहीं है कि उस आदमी के अंदर घुसा है, उसका अलग अस्तित्व है, पीछे खड़ा है, अप्रभावी रूप से है, यानी रिसेसिव है। 2 शब्दों का इस्तेमाल होगा। जो गुण दब जाए वो रिसेसिव, जो गुण दिख जाए वो प्रभावी। ये 2 शब्द है। ऐसे मेंडल साहब ने 7 लक्षणों को, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे मेंडल साहब ने 7 लक्षणों को, 7 लक्षणों को प्रभावी कहा और 7 लक्षणों को अप्रभावी कहा। अंग्रेजी में उसको डोमिनेंट कहा और हिंदी में उसको प्रभावी ट्रेट्स कहा, और अंग्रेजी में दबे हुए लक्षणों को रिसेसिव, अप्रभावी लक्षण का। उसी का उदाहरण बता रहे हैं, जरा देखिए। पर्पल एक रंग होता है। चूंकि मटर के पौधे पर थे, तो मटर में यदि पौधे के फूल का रंग पर्पल है, तो उस पर्पल कलर समझ रहे होंगे, यह पर्पल जो है प्रभावी है और उसका अप्रभावी रंग जो है सफेद है। मान लीजिए प्लांट की हाइट को लेकर के जब मेंडल साहब ने लिया, तो वही केस बता रहे हैं कि ये प्लांट की हाइट 6 फीट वाली हो गई, तो ये साहब छोटा वाला जो पौधा था तो दब गया, तो ये अप्रभावी हो गया और ये प्रभावी हो गया। बहुत मजा आता है जेनेटिक्स पढ़ने में, ध्यान से पढ़ना। ऐसे सीड के रंग को लिया, बीज के कलर को लिया, बिल्कुल पीला, यह प्रभावी था। हरे को कहा साहब ये रिसेसिव होगा, अप्रभावी होगा। एक बीज ऐसा था जो बिल्कुल गोल था, वो प्रभावी था। एक ऐसा बीज था जो रिंकल्ड था, टेढ़ा मेढ़ा था, अप्रभावी था। ऐसे ही कलर, जो फली के कलर थे, उसमें फली का कलर ग्रीन, वो प्रभावी था। येलो फली का कलर अप्रभावी था। एक इन्फ्लेटेड फुल चपटी, बिल्कुल स्पष्ट चपटी जो थी वो प्रभावी थी। फली जो टेढ़ी मेढ़ी थी वो अप्रभावी थी। एक्सियल जिसमें फूल था, जरा देखिए, जो नोड के पास, नोड और इंटरनोड के बीच से जो फूल निकल रहा था वो प्रभावी था, और जो बिल्कुल ऊपर लगा हुआ था, टर्मिनल पोजीशन में लगा था, वो अप्रभावी था। यानी 2 लक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रभावी और अप्रभावी के लिए मेंडल साहब ने अपने सारे प्रैक्टिकल, सारे प्रयोग 7 लक्षणों को लेकर के किया है, जिसमें वो 7 लक्षण क्रम से लिखे हुए हैं। एक तो फूलों का रंग, एक तो पौधे की लंबाई, एक बीज का कलर, एक बीज का आकार, एक फली का रंग, एक फली का आकार, और एक फूल की पोजीशन।
ये 7 कलर को लेकर के मेंडल साहब ने अपने प्रयोग दिए और इसी को आधार मानते हुए मेंडल के नियम बनाए गए, मेंडल की हाइपोथेसिस बनी, जिसको हम आगे के सेशन में शामिल करेंगे। आइए अब चलते हैं इसके थ्योरेटिकल डिस्कशन पर। पहला पॉइंट लिखते हैं जो आपके लिए, आपके नोट्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिकी के बारे में पहला पॉइंट लिखेगा, आनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया निवासी सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी नेति। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यही लिखिए, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। वे लक्षण, दूसरे पॉइंट को देखिएगा, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, यानी ट्रांसफर होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इन्हीं लक्षणों के संचरण की, इन्हीं लक्षणों के संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन और कारणों के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। जेनेटिक्स। अब आप समझ गए होंगे जेनेटिक्स क्या है, यह आपके समझ में आ गया होगा कि वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, और इन्हीं लक्षण के संचरण की विधि पता कर ली जाए, कारण पता कर लिया जाए, और ये दोनों चीजें कारण और विधि जिस विज्ञान में पढ़ा जाएगा वही आनुवांशिकी। एक सवाल में पूछा था पीएससी ने, उस सवाल का भी उत्तर यही लिख देते हैं तीसरे पॉइंट में। आनुवांशिकी वंशागति का अध्ययन है। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, अंग्रेजी में भी समझे रहिएगा, जेनेटिक्स वंशागति। वंशागत मीन्स हेरिडिटी, हेरिडिटी, वंशागति का अध्ययन है
जिसमें माता पिता से संतानों में जाने वाले गुणों का अध्ययन किया जाता है। जाने वाले गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट जरूर पढ़िए। अनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी जॉन मेंडल ने दिया। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो अनुवांशिक लक्षण होंगे, और इन्हीं लक्षणों के संचरण की विधि जहां पढ़ लो आप, कारण उसका पढ़ लो, वही जेनेटिक्स कहलाएगा। जेनेटिक्स वंशागति का अध्ययन होगा, जिसमें माता, ध्यान रखिएगा, हेरेडिटी और जेनेटिक्स। अक्सर लोग इस पर अंतर नहीं कर पाते, वंशागति क्या है, अनुवांशिकी क्या है, ये नहीं कर पाते। इसलिए तीसरे पॉइंट पर लिखा है कि अनुवांशिकी वंशागति का अध्ययन है, जिसमें माता पिता से संतानों में जाने वाले गुणों का अध्ययन किया जाता है। आइए चौथे पॉइंट पर आपको ले चलते हैं। क्यों संतान अपने माता पिता से मिलती है? यह पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखते हैं, वंशागति के कारण, हेरिडिटी के कारण। वंशागति के कारण, वंशागति के कारण ही संतान अपने माता पिता से, अपने माता पिता से मिलती जुलती होती है। वंशागति के कारण, हेरिडिटी के कारण, वंशागति के कारण ही संतान अपने माता पिता, कारण क्या है? वंशागति। वंशागति के कारण ही संतान अपने माता पिता से मिलती जुलती होती है। ये रचनाएं, 5वें पॉइंट पर देखिएगा, इस पर जब हम एमसीक्यू लाएंगे तो ये सारे सवाल पूछेंगे आपसे। वे कारक या रचना, या लिख लीजिए वह कारक या फैक्टर जो लक्षणों को एक पीढ़ी से, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ऐसा कारक जो लक्षणों को माता पिता से बच्चों में ले जा रहा है, क्या कहलाता है? ले जाता है, उसे जीन कहते हैं। याद करिएगा। और जीन क्या है? अभी उधर हमने डिस्क्राइब करते हुए बताया कि जीन जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है, जीन कहलाता है। एक सवाल में पूछा कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, और मेंडल साहब ने जीन को क्या कहा? ये 2 सवाल एमपीएसआई में पूछा है और नीट में पूछा है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ये भी लिख लो यहां, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने 1909 ईस्वी में किया था।
मेंडल ने इन्हें कारक कहा है। कारक यानी फैक्टर। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। अब चूंकि उधर हमने 7 लक्षणों की बात की है, तो आज थोड़ा सा डिस्कशन मेंडल के प्रयोगों पर भी करेंगे। 6वें पॉइंट पर देखिए, ऑस्ट्रिया के पादरी, ऑस्ट्रिया के पादरी जॉन मेंडल उद्यान में लगे, गार्डनर भी थे, उद्यान में लगे मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवांशिकता के गुणों का अध्ययन किया। आनुवांशिकता के गुणों का अध्ययन किया एवं आनुवांशिकता के नियम, आनुवांशिकता के नियम दिए, जिससे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रिया के पादरी थे जॉन मेंडल, उद्यान में लगे मटर के पौधे पर प्रयोग किया और उन्हें आनुवांशिकता के गुणों का अध्ययन किया और आनुवांशिकता के नियम दिए, जिसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। यहीं से शुरुआत हो गई मेंडल के नियम की। एक सवाल ये पूछा गया कि मेंडल साहब ने मटर के पौधे से कितने गुणों का अध्ययन किया, जिसका प्रैक्टिकल हमने आपको उधर करके दिखाया है। ये पॉइंट भी नोट करने लायक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, तो ये लिखिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, कौन सा पॉइंट होगा, 7वां पॉइंट, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर या पिया प्लांट के 7 जोड़ी, ये पूछा है ऑब्जेक्टिव में, 7 जोड़ी गुणों को चुना। 7 जोड़ी गुणों को चुना, जिसमें से प्रत्येक जोड़े का एक गुण प्रयोग के दौरान दूसरे गुण को दबाने की क्षमता रखता था,
रखता था। उन्होंने पहले वाले को जिसने दबाया, ध्यान से सुनिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के 7 जोड़ी गुणों को चुना, जिसमें से प्रत्येक जोड़े का एक गुण प्रयोग के दौरान दूसरे गुण को दबा रहा है। तो उन्होंने पहला गुण, मतलब जो दबा रहा है, पहले वाले को प्रभावी यानी डोमिनेंट कहा, तथा दूसरे को अप्रभावी या रिसेसिव एक को डोमिनेंट, मतलब जो एक ताकतवर था उसने छोटे वाले को दबा दिया। वही 6 फुट वाली किस्सा का है, 6 फुट वाला आदमी 5 फुट वाले पीछे वाले को दिखने नहीं दिया, तो 6 फुट वाला डोमिनेंट हुआ, 5 फुट वाला रिसेसिव। तो एक डोमिनेंट वाला गुण हो गया और दूसरा रिसेसिव वाला हो गया। अब कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, उधर हमने पूरी एक लिस्ट बना दी है। पॉइंट आपको इधर समझा दिया। 8वें पॉइंट में एक और विशेष बात, मेंडल के अनुसार प्रत्येक जनन कोशिका, सोच कर लिखिएगा, प्रत्येक जनन कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए, प्रत्येक जनन कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए 2 कारक होते हैं। 2 कारक होते हैं, यहां देख रहे हो। 2 कारक कौन कौन से, एक लंबा हुआ और दूसरा उसी का डुप्लीकेट हो गया, वही दूसरे कारक का सप्लीमेंट हो गया छोटा। वही कह रहे हैं कि मेंडल के अनुसार प्रत्येक रिप्रोडक्टिव सेल में, प्रत्येक जनन कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए 2 कारक होंगे। और जो वो शब्द लिखना चाह रहे हैं वो 9वें पॉइंट में देखिएगा। जब कारक समान हो, तो यह दशा होमोजाइगस यानी समयुग्मजी कहलाती है। तो यह दशा होमोजाइगस तथा जब ये विपरीत हो तो इसे हेट्रोजाइगस कहते हैं। कोई भी जनन कोशिका होगी बच्चों, ध्यान रखना, उसमें 2 गुण होगा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। बड़ा वाला प्रभावी होगा, दूसरा छोटा वाला अप्रभावी होगा। मेंडल साहब ने कहा कि प्रत्येक जनन कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए 2 कारक का होना जरूरी है। जब कारक समान हो तो उसे होमोजाइगस कहेंगे और जब कारक असमान हो तो उसको हेट्रोजाइगस कहेंगे। जरा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का
एक उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं, तुरंत समझ में आएगा, 10वें पॉइंट पर लिख करके। बहुत जल्दी अब सेशन को समाप्त करेंगे। होमोजाइगस का मतलब, मान लीजिए एक आदमी लंबा है, तो लंबे के लिए हम कैपिटल टी दिखाएं और छोटे के लिए हम स्मॉल टी दिखाएं। हमेशा गुणसूत्र, जैसा कि आप जानते हो, हमेशा गुणसूत्र जोड़े में होता है, तो ऐसा दिखा दे, समझना। और जो छोटा आदमी है या बौना आदमी है, उसको छोटे से दिखा रहे हैं। यहां हम लिख लें कि ये लंबा वाला है और ये बौना वाला है। अब देखना, ये लंबा छोटा, इसमें से ये जो पोजीशन है, जो लंबा आदमी दिख रहा है, ये होमोजाइगस होगा कि हेटेरोजाइगस होगा? तो आपका जवाब होगा कि साहब ये तो होमोजाइगस है। इसको भी कहोगे साहब ये भी होमोजाइगस है कि नहीं? दोनों के दोनों ये होमोजाइगस है। अब मान लीजिए इन दोनों की आपस में शादी हो गई, तो शादी के पहले स्पर्म बनने की प्रक्रिया होगी, इधर ओवा बनने की प्रक्रिया होगी। इसका टी निकाल लो और इसका एक टी निकाल लो, आधा आधा क्रोमोसोम करना है। जब इसका टी निकाल लिया और यहां पर यह प्रोडक्ट बनाया, या मान लो ये बच्चा बना, तो ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, इसके गुणसूत्र समान थे, इसका कारक समान था, इसका कारक समान था, और इससे जो निकला, जो बच्चा बना, वो क्या होगा? हेटेरोजाइगस होगा कि होमोजाइगस होगा? आपका जवाब यहां भी समझ में आ गया होगा कि ये जो पोजीशन होती है ये हेटेरोजाइगस है। यदि क्रोमोसोम के आंतरिक संरचना में या कारक की संरचना में परिवर्तन दिखे, दोनों पेयर में परिवर्तन दिखे, तो ऐसी अवस्था हेटेरोजाइगस की होती है। यदि क्रोमोसोम की आंतरिक संरचना में परिवर्तन ना दिखे, सेम दिखे, तो ये अवस्था होमोजाइगस की होती है। तो ये दो चीजें, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, इसको समझे रहिएगा। डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, ये समझे रहिएगा। मेंडल ने कितने लक्षणों को लेकर के प्रयोग किया, ये समझिएगा। मेंडल ने किस प्लांट पर प्रयोग किया, ये समझिएगा। मेंडल के अनुसार जीन की परिभाषा क्या होगी, ये समझिएगा। कोशिका के अंदर जीन कहां उपस्थित होते हैं, ये पढ़िएगा। डीएनए की संरचना कैसी होती है, ये पढ़िएगा। और पढ़ करके अगले सेशन की तैयारी कीजिएगा। अब जब हम अगला सेशन या पार्ट 2 लेकर के बच्चों आएंगे, तो उसमें आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर एक विशेष लेक्चर तैयार करके आपको समझाएंगे। एक संकरीय क्रॉस क्या होता है, दो संकरीय क्रॉस क्या होता है, इसका सेशन बिल्कुल कल आपके लिए। तो बच्चों, आज इस सेशन में इतना है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन कैसा लगा, ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।